हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। मनी एंड बैंकिंग चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। आज चैप्टर हम लोग का एंड हो जाएगा। जो एक लास्ट टॉपिक बच चुका है उसको देख लेंगे। मनी मल्टीप्लायर आज का मेन टॉपिक है और एंड हो जाएगा। इससे पहले जिस नोट्स को फॉलो कर रहे थे, दो नोट्स हम लोग लेकर चल रहे हैं। एक तो ये है, एक और दोनों नोट्स है। मेन यही है, उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट दिया है तो उसको डिस्कस कर देंगे। आज मनी मल्टीप्लायर इसमें नहीं दिया तो उसमें देंगे, जिसको क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। ठीक, कुछ एस एल आर जो दिया है। तो इसमें एक और डाउट था, क्या बोलते हैं, एक सेकंड, सॉरी कहाँ पर, यहीं पर ही थोड़ा सा, यहाँ पर जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई में M3 में डाउट है। NCERT को मैंने देखा खोलकर, तो यहाँ पर M2 है और यहाँ पर M1 है, तो यहाँ पर भी M1 होगा। ठीक है ना। M3 को ऐड कब करेंगे, जब M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट। ठीक है ना। तो NCERT को मैंने देखा तो यहाँ पर ऐसा ही था, तो उसके अनुसार चलिएगा। तो नोट्स में मिसप्रिंट हो गया होगा। ये सर सारा के सारा ऐड कर दिए हैं, M1 प्लस सेविंग और बाकी क्या है M1 प्लस M2। शायद सेविंग में आता होगा, लेकिन आप लोग NCERT के तहत चलिए। M2 में आ जा रहा होगा वो भी, लेकिन अलग से नहीं देना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी M1 कर देना है। सॉरी, यहाँ पर भी M1 कर देना है। आप बुक खोल कर देख सकते हैं NCERT का। ठीक है। फिर M3 में M3 प्लस टोटल टाइम डिपॉजिट, तो थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। चलिए, कॉमर्शियल बैंक को देख लिए थे और लास्ट में सेंट्रल बैंक को भी आई थिंक देख ही लिए थे। तो बच क्या गया था, बच गया था RBI। बोले थे कि RBI के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बाकी तो मैं बताऊंगा ही। तो RBI के बारे में यहाँ पे बहुत कम डिस्कशन हुआ है, क्योंकि बस हम लोग सेंट्रल बैंक के बारे में जानना है। तो सेंट्रल बैंक भारत में RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहले एक प्राइवेट बैंक था ये, जैसे कि जब अंग्रेज का ज़माना था तो उसमें प्राइवेट बैंक था। बाद में इसको 1 अप्रैल 1935 द RBI द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड। और यहाँ पे दिया है 1 अप्रैल 1935 को। इट वाज नेशनलाइज ऑन अप्रैल 1, 1949। तो 1935 को इसका स्थापना हुआ था, लेकिन 1949 में नेशनलाइज हुआ था। नेशनल यानी कि सेंट्रल बैंक बना था। पहले एक प्राइवेट बैंक था, तो धीरे धीरे सेंट्रल सरकार के पास आ गया था। इट परफॉर्म सॉरी आज़ादी के बाद 47 में आज़ाद हुए थे और 48-49 में इसको कर दिया गया था। ठीक, 1 अप्रैल, यहाँ पर भी देखिए 1 अप्रैल, यहाँ पर भी 1 अप्रैल है। ठीक, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे एक और लाइन है कि इट परफॉर्म ऑल द फंक्शन विच ए सेंट्रल बैंक जनरली परफॉर्म। सेंट्रल बैंक जो काम करती है ज़्यादातर आमतौर पे, तो सारा काम यहाँ पर करते हैं। एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा रहता है, पिछले बार भी आई थिंक था। ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अपलोड करना होगा बहुत जल्द। सिलेबस जल्द से कंप्लीट हो जाए, उसके बाद कहाँ रहेगा, यहीं रहे, लास्ट में चेंज हटा देंगे इसको। ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। स्टार्टिंग में बताया था कॉमर्शियल बैंक व्यापार से रिलेटेड, नाम ही है कॉमर्शियल। ठीक है ना। ये आपका क्या बोलते हैं, वेलफेयर से रिलेटेड रहता है, इसमें नहीं देखता है प्रॉफिट वगैरह। ठीक, तो क्या दोनों का काम है, दोनों का काम तो देख लिए हम लोग सेपरेट सेपरेट, लेकिन दोनों में डिफरेंस, जो काम था उसी को डिफरेंस में रूप में देखेंगे। इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड ग्रांट लोन। डिटेल में देखे थे क्या क्या डिपॉजिट होता है, टाइम लोन डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट और लोन वगैरह देने का काम करती है, पहला। दूसरा, इट कंट्रोल्स क्रेडिट एंड रेगुलेट्स। देखिए, ये दूसरा नहीं, सॉरी, सेंट्रल बैंक के बारे में हो रहा है। ये क्या करता है, कंट्रोल क्रेडिट, क्रेडिट को कंट्रोल करता है। ये क्रेडिट क्रिएट करेगा ना, तो कंट्रोल करेगा। ठीक, एंड रेगुलेट करेंसी, मार्केट में कितना करेंसी चाहिए, कितना करेंसी नहीं चाहिए, मंदी कब है, इन्फ्लेशन कब है, होता है ना। तो इस टाइम में करेंसी को, इन्फ्लेशन महंगाई में ज़्यादा करेंसी, तो उसमें पैसा को रोक लगाएगा। कैसे लगाएगा, इसका मॉनेटरी पॉलिसी अलग होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव पॉलिसी अलग होता है। तो उतना डिटेल में भी नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा है, लेकिन उसको बाद में बताएंगे कभी। ठीक है, बजट चैप्टर में बता सकते हैं, या बहुत बार बताए भी होंगे कैसे कैसे, जो क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी वगैरह को बेचती है, वहाँ से कैसे मार्केट में लाती है, पैसा को बढ़ाती है, इस टाइप से। या आई थिंक डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में बताए थे कि मान ली मार्केट में ज़्यादा पैसा आ गया तो सरकार क्या करेगी, सिक्योरिटी खरीदेगी। सिक्योरिटी सेंट्रल बैंक खरीदती है, तो पैसा रिटर्न चला जाता है। तो इस टाइप से कंट्रोल, क्रेडिट को कंट्रोल करती है, बस इतना याद रखिए। चलिए, इसका काम क्या है, इट इज़ ऑन बोथ भाई, या आई थिंक पिछला उस नोट्स में दिया है, क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, देखेंगे थोड़ा सा देगा तो बता देंगे ना, तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, इट इज़ द ऑन बोथ बाय द पब्लिक एंड गवर्नमेंट। दोनों को मतलब क्या है, मालिक रहता है इसका, प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी। इट इज़ ऑन बाय द गवर्नमेंट ओनली। सेंट्रल बैंक तो केवल सरकार के पास ही मतलब मालिकाना हक रहता है। इट इज़ द बैंक फॉर पब्लिक, पब्लिक के लिए इट इज़ द बैंक फॉर गवर्नमेंट, ये सरकार का बैंक है। ठीक है। इट डज, ये पब्लिक के लिए बैंक है और किसके लिए, सरकार के लिए है। इट डजेंट हैव राइट टू इशू करेंसी, करेंसी को नहीं निकाल सकता है, करेंसी को इसका तो मेन अधिकार है। अब इसको ऊपर करते हैं। चलिए, इट्स क्रेडिट क्रिएट करता है, कंट्रोल करता है। कॉमर्शियल बैंक्स कम्पीट एमोंग देमसेल्फ, एक दूसरे में ही कंपटीशन करता है इन लोग।
ठीक, इन लोग प्रॉफिट कमाना है। और सेंट्रल बैंक डजन कम्पीट विथ अदर बैंक, ये किसी बैंक से कम्पीट नहीं करता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको पढ़ लीजिएगा, एक दो बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट कहाँ से, इंपॉर्टेंट है, इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो मनी का क्या काम, इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाते वक्त बता देते हैं। चलिए मेन क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर भी सही दिया था, इसको हम गलत बता दिए थे। यहाँ पर भी सही था, नोट्स के अनुसार, नोट्स में गलत दिया है, ठीक है। M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट होता है M3। चलिए, और M1 में तो पता है करेंसी, जिसको करंट डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट, तो वहाँ पर ठीक था। चलिए मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन, तो यही हम लोग आज का टॉपिक है, जिसको जो बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर भी इसे बोला जाता है। अब बस सिमिलर कॉन्सेप्ट पे है जो हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़े थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिमिलर, वहाँ पे था कि मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रहेगा, और यहाँ पे LRR पे काम करेगा। वहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया रहता था, यहाँ पे आपका कौन दिया रहेगा, LRR दिया रहेगा। बाकी सब कुछ सिमिलर प्रोसेस है। तो आइए देखिए, उसको समझोगे तो ठीक है, नहीं तो एक बार और थोड़ा सा डिफिकल्ट लग जाएगा, नहीं समझोगे तो फिर भी कोई दिक्कत है नहीं। चलिए तो क्लियर करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे कैसे क्या कैसे सरकार पैसा से पैसा बनाती है, पैसा से पैसा कैसे बनाती है। लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन विद द फॉलोइंग एग्जाम्पल। बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। सपोज देयर इज एन इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 1000 RS 1000 एंड LRR इज 20%। अब क्या है LRR, क्या है LRR में दो चीज़ होता है। इसका तो फुल फॉर्म हो गया लीगल रिजर्व रेशियो, इतना पैसा सरकार क्या बोलते हैं बैंक अपने पास रखती है। अब इसको पढ़ने से पहले दो एजम्पशन है। पहला एजम्पशन यह मान के चलना है कि जितना भी बैंक है वह एक यूनिट है, एक यूनिट, सारा बैंक एक ही बैंक है। ये मत बोलिएगा भाई इस बैंक से पैसा गया तो उस बैंक में चला गया, तो ऐसे नहीं, सारा बैंक एक यूनिट के अंदर यहाँ पर आ रहा है। एजम्पशन है मान के कि सारा बैंक क्या है, एक बैंक है, पहला। दूसरा एजम्पशन क्या है, सारा बैंक तो एक बैंक हो गया। दूसरा एजम्पशन था कि जो भी पैसा का लेन देन होगा बैंक से होगा, जो भी पैसा लेन देन होगा बैंक से होगा। ऐसा नहीं कि आप फ़ोन पे क्या बोलते हैं या फिर कैश वगैरह इधर उधर से, नहीं, सब कुछ बैंक से लेन देन करिएगा तभी हो पाएगा। दो काम हो गया, और काम कुछ नहीं, दो एजम्पशन का मान के लेकर चलना है। चलिए तो LRR क्या होता है, लीगल रिजर्व रेशियो या लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो ही बोलते हैं, लेकिन उतना मत, अब लीगल याद रखिए, लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है ना। कानूनी तौर पे रिजर्व रेशियो रखती है सरकार, रिजर्व करके इतना पैसा रखती है, ठीक, इतना रखना ही रखना उसको मस्ट है। तो LRR कौन तय करता है, सेंट्रल बैंक तय करता है, किसको, कॉमर्शियल बैंक, आपको इतना पैसा रखना है। तो LRR में दो चीज़ होता है, एक होता है आपको SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो होता है, एक होता है क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, CRR। तो CRR देती है RBI को, और SLR अपने पास रखती है। SLR कुछ पैसा, SLR कुछ % अपने पास बैंक रखती है, कोई डायरेक्ट पैसा मांग देगा तो क्या करेगी, और कुछ पैसा से RBI को देती है, इसी में से LRR में से बांटती है। इसको पहले बता ही देते तब इसको बताएंगे ना, रुकिए। देखिए वैसे इस नोट्स को भी मैं क्या बोलते हैं टेलीग्राम भेज दी, इसको आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए सेंट्रल बैंक यहाँ पर अलग से मीनिंग दिया, फंक्शन वगैरह अप्रोक्स तो पढ़ा दिए, तो एक ही चीज़ को नहीं ना पढ़ाएंगे बार बार, ठीक है ना। ये सब खुद से पढ़ सकते हैं। सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या है, करेंसी वगैरह निकालती है, ठीक है। यूनिफॉर्म नोट्स, सुपरविजन, इजी टू कंट्रोल, ये सब यहाँ से, इसका भी काम अलग अलग वही चीज़ है। फिर बैंकर्स टू गवर्नमेंट, तो जो पढ़ा दिए वही सब है, तो दोबारा पढ़ाना अच्छा नहीं है, ठीक है ना, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए CRR का बात हो गया, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, इसीलिए इस नोट्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बाकी तो बाद में देखेंगे हम लोग। देखिए क्वान्टिटेटिव जो बोले थे ना, क्वान्टिटेटिव इंस्ट्रक्टिव बैंक रेट पॉलिसी, बैंक रेट लगाती है, कितना पैसा देना है, कितना लेना है, ठीक है, किस रेट पे लोन हमको देना है, क्या बोलते हैं, पैसा देती है ना। बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट होता है किसे, कॉमर्शियल बैंक को किस रेट पे पैसा दे रही है सेंट्रल बैंक, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, यहीं पे देखिए बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटी को बेचती है, फ्रॉम द क्या बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटी विद सेंट्रल बैंक फ्रॉम टू पब्लिक एंड कॉमर्शियल बैंक को सिक्योरिटी वगैरह बेचती है, ठीक है ना। सेंट्रल बैंक या टू पब्लिक से कॉमर्शियल बैंक सिक्योरिटी क्या होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखे रहते हैं उसमें, तो सेंट्रल बैंक खरीदती है किससे, लोगों से या कॉमर्शियल बैंक से सिक्योरिटी, ठीक है ना। इट सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकार का सिक्योरिटी को बेचेगी ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, एक्सेस, जब ज़्यादा डिमांड रहेंगे ना, एक्सेस डिमांड यानी महंगाई, महंगा रहता सब चीज़ें, तो उसमें क्या करेगी सरकार, सिक्योरिटी को सेल करेगी, तो पैसा उसके पास आ जाएगा, तो कंट्रोल होगा, ठीक है। बाई सिक्योरिटी को खरीदेगी तो अपने पास से पैसा मार्केट में देगी, कब, डिफ्लेशन, जब महंगाई मंदी रहेगा तो सिक्योरिटी खरीदेगी,
लोगों से या सेंट्रल बैंक से, सॉरी लोगों से कॉमर्शियल बैंक से सिक्योरिटी को खरीदेगी, सिक्योरिटी खरीदेगी तो आरबीआई खरीदेगी तो पैसा दे देगी मार्केट में, तो मार्केट में मंदी था तो मंदी समय खरीदती है, ठीक ना, और इन्फ्लेशन समय बेचती है, तो सिक्योरिटी बेचने। तो ओपन इस अलग अलग टॉपिक है, तो जितना खास नहीं, इसमें खास क्या है, खास आपका यही पढ़ना है, इसको अच्छे से पढ़ा दे रहे हैं। बाकी देखिए क्वालिटेटिव मेजर भी है, माजर रिक्वायरमेंट मोरल सेशन कुछ रिक्वेस्ट वगैरह करती है, लेकिन आपको जो पढ़ना है जो एग्जाम में काम देगा तो यहाँ पर आइए। ये भी आपका ऊपर ऑपरेशन भी कभी कभी पूछता है तो इसको बता ही दिए। बैंक रेट क्या है बता ही दिए कि सेंट्रल बैंक रेफर्स टू रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक एट द जो जिस लास्ट रिसोर्ट सेंट्रल बैंक इंक्रीज द बैंक रेट बढ़ा देगी। रेट कब? इन्फ्लेशन, महंगाई जब हो रहेगा ना तो बैंक रेट बढ़ा देगी, रिड्यूस इन द सेम डिफ्लेशन, डिफ्लेशन बैंक रेट कम कर देगी कि लोग ज़्यादा पैसा लें। तो ऐसे कंट्रोल करती है, जो देखे थे कि सेंट्रल बैंक कैसे कंट्रोल करती है, तो ऐसे ही कंट्रोल करती है, ठीक। तो बात का चीज़ है सबको पढ़िएगा, आसान आसान है, कोई हार्ड चीज़ है नहीं। यहाँ पर आप खाली बता देंगे जो काम देगा हमेशा, ठीक है। आ गया आपका LRR जो कि क्रेडिट क्रिएशन में काम देगा, यानी कि जो मल्टी मल्टीप्लायर पढ़ेंगे उसमें काम देगा। क्या था? RBI कैन इन्फ्लुएंस द क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ कॉमर्शियल बैंक बाय मेकिंग चेंजेज इन CRR एंड SLR। इसमें चेंजिंग करके RBI प्रभावित कर सकता है क्रेडिट क्रिएशन पावर, जो कमर्शियल बैंक का जो पावर है, बाय मेकिंग इन दोनों में चेंज करके कि आपको CRR इतना भेजना है, SLR इतना भेजना है, तो उसी के अनुसार ना आप लीगल रिजर्व रेशियो रखिएगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके बनता है कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है? इट रिफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज, कम से कम इतना आपको रखना ही है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड, जो डिमांड डिपॉजिट होगा ना, अब जो डिपॉजिट हुआ है, एंड टाइम लिबिलिटी, कुछ टाइम के बांधा हुआ जो पैसा, मतलब इतना समय तक के कोई ना फिक्स डिपॉजिट होता है जो टाइम डिपॉजिट, तो ये सब जो किया है तो केप्ट बाय कॉमर्शियल बैंक विथ सेंट्रल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, कम से कम इतना पैसा रखना ही है, कितना है तो RBI तय करेगा, ठीक है ना। एंड रिजर्व बैंक इंक्रीजेज द CRR, कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देगा ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, और घटा देगा कब? ड्यूरिंग डिफ्लेशन, महंगाई समय बढ़ा देगा, और जब सस्ता रहेगा मंदी रहेगा तो उस समय क्या करेगा? घटा देगा। तो महंगाई समय क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि मार्केट में महंगाई है, मार्केट में पैसा लोगों के पास ज़्यादा है, हर चीज़ महंगे बिक रहे हैं, ज़्यादा पैसा में खरीदता है, लोगों के पास पैसा है, तो पैसा है तो महंगाई खुद बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन में महंगा मिलता है, गरीब तो मर जाता है, लेकिन जो मिडिल मैन ज़्यादा पैसे वाले होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, सब महंगा महंगा खरीदते हैं। तो क्या बोल रहे थे हम लोग? हाँ, दाम सभी का बढ़ गया क्योंकि महंगाई है, तो महंगाई में क्या होता है ना, किसे कम सामान है तो सबका पैसा बढ़ जाएगा, तो गरीब तो नहीं खरीद पाएगा लेकिन अमीर खरीद पाएगा, तो इसलिए महंगा हो जाता है। तो महंगाई हो गया, यानी कि लोगों पास ज़्यादा पैसा आगे खरीदने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा पैसा आगे तो क्या करेगा ना कि आपको ये बढ़ा देगा, सॉरी इन्फ्लेशन के समय CRR बढ़ा देगा कि आप ज़्यादा पैसा अपने पास रखिए, लोगों के पास मत दीजिए, लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है इसीलिए। और जो मंदी रहता है, लोग पैसा नहीं खरीदते, लोगों के पास पैसा नहीं है, जो मंदी है मार्केट में, तो मंदी समय क्या करेगा सरकार कि डिक्रीज कर दीजिए, आप पैसा जितना रखे हैं तो आप कम रखिए, लोगों को पैसा दीजिए, तो ये इस टाइप से प्रोसेस करता है, ठीक। चलिए इसके बाद स्टेटूटरी होता है लिक्विडिटी रेशियो SLR जो बोले थे। इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लिबिलिटी, नेट डिमांड डिपॉजिट और टाइम दोनों, मतलब पैसा जो डिपॉजिट होता है विद द कॉमर्शियल बैंक रिक्वायर्ड टू मेंटेन विथ देमसेल्फ, उसको अपने आप मेंटेन करने के लिए, कि कुछ पैसा रखेगी ना, सारा पैसा दे देगी तो फिर कोई आएगा मांग देगा अपना पैसा, सारा का सारा तो देना होगा ना, तो उसके लिए कुछ अपने पास रखती है, तो अपने पास रखती है SLR, और सेंट्रल बैंक को देती है CRR। और सिमिलर केस होगा, SLR इंक्रीज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड डिक्रीज ड्यूरिंग डिफ्लेशन। एक्सेस डिमांड, ज़्यादा डिमांड होता है कब? इन्फ्लेशन में, ठीक है ना, और कम डिमांड होगा कब? जब लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो डिफिशियंट में। तो SLR का यही कंडीशन है, लोग कंफ्यूज रहते हैं SLR में और CRR में, तो दोनों को। और पिछले बार का फाइनल बोर्ड एग्जाम में दिया था व्हाट इज CRR, मैंने खुद लिखा था इसके बारे में, ठीक है, तो दिया था, और जो कि उस नोट्स में नहीं है तो इसको बताना जरूरी है, तो जो इंपॉर्टेंट रहता है उसको बता देते हैं मेरे दोस्त, कि कहीं से कोई छूटे नहीं, ठीक। बाकी इस नोट्स को पढ़ना था तो पढ़िए, नहीं तो जिसको फॉलो करे एक को फॉलो करिए। चलिए अब हम लोग अपने टाइम पे आ गए, अब जिसको समझ गए होंगे कि क्या होता है लीगल रिजर्व रेशियो, क्या होता है, सरकार कब बढ़ा देगी कब घटा देगी, तो मंदी में इन्फ्लेशन में बढ़ा देगी, मंदी में घटा देगी क्यों? कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, पैसा है तभी ना, तो इस टाइप से ऐसा होता है, कम डिमांड में बता दिए सब कुछ। चलिए तो इन्फ्लेशन वगैरह बाद में सब चैप्टर पढ़ना टॉपिक, लेकिन अभी के लिए कैसे कैसे करते हैं तो उसके बारे में बता दिए। चलिए तो मान ली सपोज दैट कि 20% आपका क्या है LRR है, 20% उसको रखना है, ठीक।
ठीक है ना, 1000 डिपॉजिट हुआ था इनिशियल डिपॉजिट। चलिए, तो बैंक्स हैव टू कीप 200, 20% कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका 20% निकालिएगा कि 20% ऑफ किसका, 1000 का, ठीक है। तो क्या करते हैं परसेंटेज हटाने के लिए, इसको काट दीजिए, नीचे में 100 कर दीजिए, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करिए, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, 200। क्लियर। चलिए, तो 200 आपका, सॉरी 1 सेकंड रुकिएगा, तो 200 आपका क्या हो गया, इलीगल रिजर्व रेशियो तो रखना ही उसके अपने पास रखना है, अपने पास नहीं बांट देगा, कुछ अपने पास रखेगा, SLR अपने पास रखेगा और CRR दे देगा उसको। अब 800 क्या करेगा ना, लेंस 800 मतलब उधार दे देगा, अपने पास नहीं रखेगी, उधार किसी न किसी को दे देगा, क्योंकि कोई वहाँ से लिया, बैंक से कोई पैसा लिया, तो बैंक से पैसा क्यों लिया, कहीं ना कहीं मान ली बाइक लिया होगा, ठीक है। तो बाइक लिया या कुछ भी लिया, तो बाइक किस्ती लोन पे लिया, तो फिर तो पैसा बैंक ही में आएगा। अब बोलिएगा इसी बैंक में थोड़े आएगा, दूसरा बैंक में आएगा। तो स्टार्टिंग में बोले थे कि सारा बैंक क्या है, एक 1 यूनिट में है, ठीक है। तो रिटर्न पैसा बैंक ही में आता है। तो चलिए 800 रुपया दे दिया, तो 800 कहीं ना कहीं से फिर घूम फिर के बैंक में ही आएगा, ठीक है। फॉर मेकिंग पेमेंट विच इज रूटेड थ्रू द बैंक इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स, और फिर से वह बैंक में आएगा वो पैसा 800 रुपया, ठीक है ना। बैंक रिसीव 800, फिर रिसीव करेगा एज ए डिपॉजिट एंड कीप 20%, और फिर इसका 20% रख के अब 160 रुपया रख लेगा, एंड लेंड्स 640 फिर उधार देगा। अगेन द बोरोवर यूज दिस फॉर पेमेंट विच फ्लो बैक, अब बोरोवर जो उधार जो लिए हैं तो पेमेंट के रूप में इसको फिर यूज करेंगे, कहीं ना कहीं देंगे, और कहीं ना कहीं देने से फिर वो बैंक में ही आएगा, फ्लो बैंक इनटू द बैंक, देयर बाय इंक्रीजेज द फ्लो ऑफ डिपॉजिट। अब इस प्रकार फ्लो ऑफ डिपॉजिट बढ़ जाता है। तो कैसे बढ़ता है, नीचे देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पर क्लियर सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको बोल रहा है कि मनी मल्टीप्लाई कैसे होता है। इनिशियल डिपॉजिट था 1000, ठीक है ना, जिसमें कि लोन दे दिया 800 और 200 रुपये आपको कैश रिजर्व रेशियो में रख लिया, ठीक है ना। यहाँ पे कैश रिजर्व नहीं था, यहाँ पे था आपको LR था ना, वही लीगल रिजर्व रेशियो, उसमें कैश भी आता है, तो रख लिया। फिर फर्स्ट राउंड में क्या हुआ, 800 640 ऐसे करके सेकंड राउंड में इस टाइप से जो बढ़ा, ठीक है ना। ऐसे बढ़ते गया तो कहाँ तक जाएगा, याद है बोले थे कि जो इनिशियल होता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर था, दोनों बराबर हो जाएगा, तो वहाँ पर रुक जाएगा। तो कैसे निकलेगा, कैसे जानेंगे कि भैया यहाँ पर इसको हमको 5000 लिखना है, कैसे जानेंगे कि 4000 लिखना है, एग्जाम में तो दे नहीं रहेगा, एग्जाम में तो डॉटेड रहेगा, तो हम क्या कैसे जानेंगे, तो कैसे जानिएगा उसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला यहाँ पे आपको नीचे में देखने को मिलेगा, एक सेकंड, चलिए मिल गया। मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR, तो LRR तो दिया रहेगा, ये तो दिया रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इन द एबव एग्जाम्पल LR 20, तो 20% यानी कि 0.2 आ जाएगा, और 0.2 कैसे आ गया, यानी कि 20% है, तो नीचे 100, 0 काट दी, 0.2 आ गया, तो 0.2 आ गया, तो 0.2 सो तो मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/0.2 इज इक्वल टू 5, मनी मल्टीप्लायर 5 आ गया। तो जितना आप डिपॉजिट किए थे उससे आप 5 गुना, जो इनिशियल डिपॉजिट होता है ID, इनिशियल डिपॉजिट को गुना कर दीजिए किससे, मनी मल्टीप्लायर से, MP से, तो गुना कर दीजिएगा ना, तो टोटल कितना इंक्रीज किया है तो लास्ट में निकल जाएगा। तो 5 से गुना कर दीजिएगा, टोटल डिपॉजिट तो लास्ट फाइनल डिपॉजिट होता है, तो 1000 था इनिशियल, मल्टीप्लाई मेरा 5 आया, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000। अब 5000 के क्या करिए, 20% आप यहाँ पर रख लीजिए, निकल जाएगा 1000 देखिएगा, और जो बच गया सो आप लोन दे दीजिए, तो निकल गया, एक ही फार्मूला से सब काम हो गया। तो इस टाइप से होता है, कैसे बढ़ा दिया, इनिशियल डिपॉजिट इतना था, फाइनल डिपॉजिट 5000 हम लोग कर लिए। तो ये बैंक काम होता है, बैंक ऐसे ही पैसा कमाती है, ठीक है ना। तो बहुत कुछ समझा दिए, मेन चीज़ जो समझाना था। खैर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए वाई ए फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट इज केप्ट हैज कैश रिजर्व, कैश रिजर्व में क्यों कुछ पैसा सरकार मतलब बैंक अपने पास रखती है। तो 2 कारण यहाँ पे आंसर दे दिया है, कोई पूछ सकता है आपसे, तो यहाँ पे NCERT बहुत तेज है, सब कुछ देता है कि कोई दिक्कत ना हो स्टूडेंट को। तो क्या था, ऑल द डिपोजिटर्स डू नॉट विथड्रॉ द मनी एट द सेम टाइम्स, कह रहा है कि इसे यहाँ पर केप्ट है जे ओनली ए फ्रैक्शन में, छोटा पैसा क्यों रखता है, और रखना चाहिए, लेकिन छोटा पैसा इसलिए रखता है ना कि सारे डिपोजिटर्स एक साथ पैसा नहीं निकाल सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा रखता है, कोई कभी कभी मांगेगा तो उसको देंगे, बाकी तो सब मांगेंगे नहीं। देयर इज ए कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट इनटू बैंक्स, और बैंक में तो लगातार हमेशा नए नए डिपॉजिट होते रहते हैं, तो सारा पैसा रख के हम करेंगे क्या, बैंक करेगी क्या, तो इसीलिए ऐसा काम करती है और पैसा से पैसा बनाती है, ठीक है। तो आज के छोटा सा वीडियो जो कुछ था
बताने की कोशिश जो इम्पोर्टेंट था। मनी एंड बैंकिंग छोटा चैप्टर है, लेकिन हर एक कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, अब बोलिएगा कि फंक्शन ऑफ, यहाँ से एकदम क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज द, क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ मनी, तो प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, तो बोलिए सब इम्पोर्टेंट है, तो पढ़ाते वक्त नहीं बताएं, बिल्कुल बताएं। तो कोई दिक्कत और होगा, कोई टॉपिक समझने में और परेशानी वगैरह तो बताइएगा। बाकी मनी एंड बैंकिंग छोटा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।